नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 24 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कैसे रहे पूर्ण स्वस्थ। कैसे रहे पूर्ण स्वस्थ इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, इस पाठ में शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक स्वस्थ का महत्व बताया गया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ क्रमांक 24, कैसे रहे पूर्ण स्वस्थ। कैसे रहे पूर्ण स्वस्थ इस पाठ के लेखक है डॉक्टर S.C. पुरोहित। इस पाठ में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की भावना बच्चों के अंदर पनपना चाहिए, इसलिए यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। बच्चों, अब तक हमने शारीरिक संरक्षण हमें कैसा करना चाहिए, शारीरिक स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, इसके लिए आप इस कोविड-19 के सिचुएशन में आप लोगों बहुत सारे लोगों को पता चल गया है कि हमें शरीर स्वस्थ कैसे रखना चाहिए। बाहर जाते हैं तो जब हम घर पर आते हैं, बाहर से जब भी आते हैं तो हम ऊपरी तौर से शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं, साफ सुथरा बना लेते हैं, नहाते हैं, सैनिटाइज करते हैं या फिर अन्य तरीके से हम शरीर को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऊपरी तरफ से जब हम शरीर को स्वच्छ रखते हैं या शरीर की तरफ हम ध्यान देते हैं, लेकिन आंतरिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में या भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में हम कभी भी विचार नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर इस पाठ में हमें बताया गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और भावनिक स्वास्थ्य में संतुलन हमें बनाए रखना चाहिए। तो तभी जाकर हम कहेंगे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अब हम इस पाठ के द्वारा समझते हैं कि लेखक हमें किस प्रकार से पूर्ण स्वस्थ रहने की बातें बता रहे हैं। अपने शरीर को हम देख सकते हैं, इसके ऊपरी भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि इसमें कोई खराबी आती है अथवा घाव लगता है तो हमें तुरंत पता लग जाता है। अब देखिए, हम जब हमारे शरीर की तरफ देखते हैं तो ऊपरी शरीर के भाग हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे ऊपरी भाग है, उसमें हम देखते हैं कान होते हैं, आंखें होती है, नाक होते हैं, फिर मुंह होता है, मुंह के बाद हमारे नीचे का शरीर हमें दिखाई देता है कि हाथ होते हैं, हाथ में उंगलियां होती है, उसके बाद छाती, पोट, ये सारी चीजें दिखाई देते हैं, पैर हमें दिखाई देता है। और जब हम कभी हमें चोट लगती है, घाव लगते हैं, गिर जाते हैं तो हमें खून निकलने लगता है, तो हमें पता चलता है कि हमें हमारे शरीर में चोट लगी है या घाव लगी है। या फिर खाना पकाते समय हमारे उंगलियां कुछ क्या हो जाती है, उंगलियों में जलन होने लगती है। तो रोटी सेकते समय जब हमारे शरीर को अग्नि का दाह लगता है तो हम पता चलता है कि हमें हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रकार का जख्म हुई है, खराब हुई है या घाव लगा है। तो ये ऊपरी तौर से हम उसे पता चल सकता है। केवल शरीर के बाहर से दिखाई देने वाले अंगों में ही कोई विकार न हो तो क्या हम स्वस्थ कहला सकते हैं? अब हम कहते हैं देखो हमें चोट नहीं लगी है, हमें घाव नहीं लगा है, तो क्या ऊपरी तौर से अगर हम देख सकते हैं कि शरीर के बाहर से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंग हमारा खराब नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार के चोट या घाव हमें नहीं हुआ है, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या हम स्वस्थ हैं? शरीर के आंतरिक अंग, तो जिस प्रकार से शरीर के बाहर के अंग होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन शरीर के आंतरिक अंग भी होते हैं, शरीर के अंदर भी हमारे अंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण बताए गए, हमारे शरीर के अंदर कौन से अंग होते हैं। हमारा हृदय होता है, उसके बाद रुक्क होता है, रुक्क जिसे हम गुर्दे कहते हैं। गुर्दे के जोड़े होते हैं, 2 जोड़े होते हैं हमारे, रुक्क 2 होते हैं, जिसे हम मानव का एक अंग माने जाते हैं, जिनका प्रधान कार्य होता है कि मूत्र उत्पादन करना। अब उसके बाद आता है पाचन तंत्र। शरीर का हमारे आंतरिक अंगों में पाचन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शरीर के भीतर में स्थित महत्वपूर्ण अलग अलग अंग होते हैं। संरचना और ग्रंथों का सामूहिक नाम जो भोजन को पचाते हैं उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो उसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण होता है मुख,
ग्रास नली, जो अब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुख के द्वारा हमारे ग्रास नली में पहुंचता है। उसके बाद अमाशय होता है, पक्काशय होता है, यकृत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे हमारे पाचन तंत्र होते हैं जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग होते हैं। उसके बाद होता है कंकाल, जो हड्डियों का जो पूरा ढांचा हमारे शरीर में है उसे हम कंकाल कहते हैं। अभी हड्डियों का ढांचा जो है वो शरीर के आंतरिक अंग के रूप में होता है, वो हमें बाहर से नहीं दिखाई देता है, वह शरीर के अंदर स्थित होने के कारण उसे हम कंकाल कहते हैं। अर्थात कंकाल का अर्थ क्या होता है कि हड्डियों का ढांचा। उसके बाद आता है मस्तिष्क, जिसे हम क्या कहते हैं, दिमाग, ब्रेन, इंग्लिश में हम इसे ब्रेन कहते हैं। अर्थात मस्तक के अंदर का जो भेजा होता है, गुदा होता है, उसे देखो आप लोग अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग हमारे मस्तिष्क के 2 अंग दिखाई देंगे, छोटा मस्तिष्क, बड़ा मस्तिष्क। तो ये हमारे शरीर के आंतरिक अंग है। अब अगर हम कहते हैं शरीर के आंतरिक अंग ठीक तरह से कार्य करना भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें लेखक ने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए न केवल शरीर का बाहरी अंग ही नहीं बल्कि आंतरिक अंग भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। यदि शरीर के आंतरिक अंगों में कोई खराबी हो तो बुखार, दर्द इत्यादि अस्वस्थता के कई लक्षण उभर आते हैं। अब देखिए जब बाहरी शरीर पर चोट लगती है, घाव लगता है, जैसे कि हम खेलते खेलते गिर जाते हैं, पैरों में मोच आता है, सूजन आता है, या खाना पकाते समय हमारा हाथ या शरीर का कोई अंग जल जाता है, तो हमें ऊपरी तरफ से दिखाई देते हैं कि हमारे शरीर के ऊपरी भागों में खराबी आ गई या वह अस्वस्थ है। लेकिन जब शरीर के अंदर के आंतरिक अंगों में कुछ खराबी आती है तो विशेष प्रकार के अस्वस्थता हमें होने लगती है, जैसे कि बुखार आता है, या दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, या फिर हमारे हृदय देखो अचानक से उसके धड़कन बढ़ जाती है, या उल्टियाँ होती है, चक्कर आते हैं। इस प्रकार के अनेक ऐसे शारीरिक आंतरिक अंग खराब होने पर हमें ऐसे अस्वस्थताएं उभर कर हमारे सामने आ जाते हैं और हम उसे अनुभव कर सकते हैं। तो तब हमें पता चलता है कि हम बीमार हो गए हैं, हम स्वस्थ नहीं हैं, जब शरीर के आंतरिक अंग खराब होने लगते हैं। तब हम इसे पहचानते कैसे हैं, हमारे शरीर के अंदर हमारे कौन सा पार्ट खराब हो गया है, या किस कारण हमें बुखार आ रहा है, किस कारण हमें सर में दर्द हो रहा है। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमेशा सर में दर्द होने लगता है, सर का आधा हिस्सा दर्द होने लगता है, कभी कभी सर का पूरा हिस्सा दर्द होने लगता है, बार बार चक्कर आते हैं। तब देखिए कभी कभी जुकाम होता है या नॉर्मल सर दर्द होता है तो वो हम समझ सकते हैं, लेकिन बार बार चक्कर आना, बार बार सर में दर्द होना, तो किस बीमारी के लक्षण ही क्या। तो इसी समय हमारे डॉक्टर हमें कुछ जांच पड़ताल करने के लिए कहते हैं, जिसे हम परीक्षण कहते हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी और अन्य कई परीक्षणों के माध्यम से हमें शरीर के भीतरी अंगों के ठीक तरह से कार्य करने अथवा न करने के बारे में पता चलता है। तो अब देखिए जब हम आंतरिक रूप से कुछ बीमारियां हमें जड़ जाती है तो डॉक्टर हमें एक्सरे निकालने के लिए कहते हैं, सोनोग्राफी करने के लिए कहते हैं, या अन्य परीक्षण कौन से हो सकते हैं, जैसे कि खून की जांच की जाती है तो उसके द्वारा भी हमें पता चल सकता है कि क्यों हमें बार बार बुखार आ रहा है, क्यों हमें बार बार हमारे सर में दर्द हो रहा है। तो यह हमारे शरीर के भीतरी अंगों को ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बारे में पता चलने के लिए डॉक्टर हमें तरह तरह के निरीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए बताते हैं, अर्थात कुछ रिपोर्ट निकालने के लिए भी वो कहते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक ने बताया कि अगर हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो केवल हमारे शारीरिक बाह्य अंगों का ही स्वस्थ रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि शरीर के आंतरिक अंग भी हमारे स्वस्थ होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ अनुभव होने पर कभी कभी हम समस्या आने पर
शारीरिक रूप से स्वस्थ अनुभव होने पर भी कभी कभी हम समस्या आने पर समाधान ढूंढने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है कि जब छोटी सी समस्या का समाधान नहीं मिलने पर हम परेशान हो जाते हैं। तो अब देखिए, कभी कभी हम शारीरिक स्वस्थ होते हैं लेकिन हमारे मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है। तब हम क्या, हमारी अवस्था कैसी होती है कि छोटी सी समस्या भी हमारे जीवन में आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, उसका हल नहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग बड़ी समस्या का समाधान भी कम समय में ढूंढ निकालते हैं। अब देखिए, कुछ लोग छोटी सी समस्या आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी समस्या का समाधान वो तुरंत निकल पाते हैं। इन सब के पीछे कारण होता है उनका स्वास्थ्य जो बुद्धि से संबंधित होता है। अब देखिए, इसमें 2 प्रकार के कैटेगरी हमें बताया गया है कि इसके पीछे क्या कारण होता है कि वह मनुष्य जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ वो बुद्धि से संबंधित उसका जो स्वास्थ्य होता है वो भी अच्छा होता है, जिसे हम बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यह बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, हमारा बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा होता है तो हमारे बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य का परिणाम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है। अगर हमारी बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम बड़ी से बड़ी कठिन समस्या का समाधान तुरंत निकाल पाते हैं। लेकिन हमारी बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, भले ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण हम छोटी छोटी समस्याओं में भी परेशानी का अनुभव करते हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जब उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम जैसा उसने सोचा उसके विपरीत आता है। तब उसके चेहरे के भावों में झुंझलाहट और झल्लाहट दिखाई देती है। अब देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद भी उसकी मानसिक अवस्था अच्छी नहीं होने के कारण या बौद्धिक अवस्था अच्छी न होने के कारण उसे जैसे मन चाह अगर परिणाम नहीं मिलता है तो उसे गुस्सा आने लगता है, वो क्रोध का अनुभव करता है। जैसे कि देखो, हम परीक्षा में बहुत पढ़ते हैं, बहुत जी जान से हम पढ़ाई करते हैं, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो कमजोर होती है। और इसी कारण जब हम बहुत पढ़ाई करने पर भी हमें अच्छे अंक नहीं मिलते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे बौद्धिक क्षमता या मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। और इसी कारण जब मन चाहा परिणाम हमें नहीं मिलता है तो हमें गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है, हम झुंझला जाते हैं, झल्लाहट का अनुभव करते हैं। ऐसी अवस्था में छोटे छोटे कार्य करने में भी वह कठिनाई अनुभव करता है और गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। क्या इस प्रकार के व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं पूर्णतः स्वस्थ माने जा सकते हैं? अब लेखक के हमारे सामने प्रश्न उपस्थित करें कि जो व्यक्ति भले ही वह शारीरिक रूप से संतुलित है, अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से अगर या बौद्धिक रूप से अस्वस्थ है तो क्या हम उसे पूर्ण स्वस्थ मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य तभी पूर्णतया से स्वस्थ हो सकता है जब परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करे और भावनात्मक रूप से विचलित न हो। तब हम उसे कहेंगे वह कि पूर्ण रूप से वह स्वस्थ है। तो हम कब एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ कहेंगे? जब वो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मविश्वास के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके और वह भावनात्मक रूप में कोई भी परिस्थिति में विचलित न हो, तब हम उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ कहेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा बौद्धिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य होना भी आवश्यक है। तभी हम पूर्ण रूप से हमारे शरीर को नहीं बल्कि हम कहेंगे कि यह व्यक्ति स्वस्थ है। आगे भी हमें इस पाठ को पढ़ना है, लेकिन इस पाठ के अगले परिच्छेदों को हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।